हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था आपके लिए क्रॉप के बारे में, फिर हमने देखा था कि कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करके आए हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। तो स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बाद फर्स्ट हमारा जो स्टेप था वो क्या था, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल था। वहाँ पे हमने देखा था कि हमने सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया, लूज़ किया, टिलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोइंग। अब आपकी जो सॉइल है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सीड्स को लगाएंगे बच्चों। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब सोइंग की जाती है, चलिए हम देखते हैं इस चीज़ को। तो बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सोइंग के अंदर किया जाएगा सिलेक्शन। सोइंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। जो सीड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए क्लीन होने चाहिए बच्चों, हेल्दी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सीड्स क्लीन एंड हेल्दी होने चाहिए, ताकि अगर हेल्दी होंगे सीड्स तभी तो वो क्या देंगे, एक हाई यील्ड मिलेगा, हमें अच्छा झाड़ मिलेगा, वहाँ से अच्छे हमारे पास क्रॉप की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। अगर हमारे सीड ही अनहेल्दी हैं तो वहाँ उनके प्लांट्स भी क्या होंगे, अनहेल्दी होंगे, तो हमारे पास जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो हेल्दी सीड्स हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, हाई यील्ड मिले बच्चों। उनको क्या हो, क्रॉप का क्या मिले बच्चों, हाई यील्ड ऑफ क्रॉप को गेन करने के लिए, लेने के लिए। तो कैसे पता चलता है कि ये वाला सीड हेल्दी है, ये वाला सीड हेल्दी नहीं है। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी गिवन है कि फार्मर्स क्या करते हैं, पानी को लेते हैं किसी भी बकेट में या कोई टब के अंदर, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स। वो पानी के अंदर क्या कर देते हैं, सीड्स को क्या कर देते हैं बच्चों, सोक कर देते हैं। आप देखोगे कि जैसे आप सीड को भिगोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो कुछ सीड्स तो उसके अंदर सिंक कर जाएंगे, लेकिन कुछ सीड उसके ऊपर क्या कर जाएंगे बच्चे, फ्लोट करेंगे। तो बच्चों, जो वाले सीड्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनहेल्दी सीड्स। वो क्या होते हैं बच्चों, अनहेल्दी सीड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, टूटे हुए होते हैं, जहाँ उनके अंदर से उनको खा चुके होते हैं इंसेक्ट, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सोइंग के लिए अच्छे सीड्स नहीं हैं। लेकिन जो वाले सीड अच्छे होंगे वो क्या होंगे, वो सिंक कर जाएंगे, वो थोड़े हैवी भी होंगे ना, तो वो क्या कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। तो जो वाले सीड सिंक किए हैं उनको फार्मर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द सोइंग। तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, हेल्दी सीड्स। तो ऐसे ही क्या किया जाएगा बच्चों, आपके लिए सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। अब कैसे जो सोइंग की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट से मेथड है, मैनुअल मेथड भी है, कुछ टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द सोइंग। तो कौन कौन से वो टूल्स हैं ये हम देखने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कई बार इन टूल्स को भी, अगर आप को थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे टूल्स। तो कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। ट्रेडिशनली जो पुराने समय में कौन सा टूल यूज़ किया जाता था, सीड फनल यूज़ की जाती थी बच्चों। पुराने समय में क्या यूज़ की जाती थी, सीड फनल। और आजकल यूज़ की जाती है सीड ड्रिल। अभी भी लोगों के पास ये होगी फनल, लेकिन नाउअडे हमारे पास एक न्यू टूल है, वो क्या है, सीड ड्रिल। तो कुछ लोग हाथ से भी क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, जैसे हाथ में ग्रेन्स रखते हैं, ऐसे ऐसे करके स्प्रेड कर देते हैं खेतों में, वो मैनुअल मेथड है। लेकिन टूल्स कौन सा है, एक है सीड फनल। फनल जैसे ऐसे होगी, आपकी बुक में डायग्राम बहुत अच्छे से गिवन होता है। तो यहाँ आप क्या डालोगे, इसके अंदर सीड डाले होंगे, तो वो सीड क्या है, इसके नीचे जाएगा, और ये जो एंड होगा ना उसका थोड़ा क्या होगा, पॉइंटेड होता है, ताकि वो सॉइल के अंदर पूरा अच्छे से जाए और अंदर क्या हो चला जाए, सीड। तो इसको बोलते हैं सीड फनल। क्लियर।
तो इसको रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स। आप इसका डायग्राम अच्छे से देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। तो ये होती है सीड फनल। सीड फनल यूज़ की जाती है फॉर द सोइंग। तो इसके जो कई बार क्या है 2 और 3 पाइप्स भी होती हैं इसमें, ताकि 2 और 3 सीड्स क्या हैं अच्छे से, ताकि 2 और 3 सीड्स एक साथ क्या किए जा सके, सो किए जा सके। Nowadays we have a new tool that is a seed drill। सीड ड्रिल जो होती है इसको ट्रैक्टर से रन करते हैं। आपने देखा आपकी बुक में ऐसे बनी हुई है डायग्राम। तो क्या है यहाँ पे ऊपर से इसके अंदर डाले जाते हैं सीड्स। तो ऐसे इसका पूरा पाइप कनेक्शन होगा। तो यहाँ से सीड डालेंगे तो वो सीड क्या है ऐसे जाके सारे ही वो मिट्टी में सो किए जाएंगे। तो बच्चों जो हमारे पास सीड ड्रिल है ये यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डेप्थ पे सीड को क्या करती है, सो करती है। मीन्स ये हमारा टाइम एंड लेबर दोनों ही सेव करेगी। अब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द सोइंग? बच्चों जब आपके सीड आपने सो कर दिए हैं, इट एंश्योर्स दैट सीड शुड बी कवर्ड विद द सॉइल। हमने अगर मान लीजिए आपकी ये मिट्टी है, यहाँ पे कोई सीड पड़ा है, इसको हमने मिट्टी से क्या करना है, कवर करना है। ये आपको जरूर इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपका सीड ऐसे ही पड़ा रहेगा ऊपर तो उसको इंसेक्ट आएंगे खा के चले जाएंगे, तो क्या होगा फिर, क्रॉप कहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो आपने सोइंग के टाइम जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखते हैं कि जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर देते हैं, वो मिट्टी डाल देते हैं। मीन्स सीड जो है मिट्टी के अंदर होना चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर रखोगे सीड्स तो वो क्या है, इंसेक्ट उनको खा के चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमने अभी बात की है कि यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, सीड उनके अंदर डिस्टेंस एंड डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस एक सीड यहाँ पड़ा है, यहाँ मीन्स उनका जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है अभी हम देखने वाले हैं। डिस्टेंस एंड डेप्थ। डेप्थ तो की बात तो मैंने अभी की, डेप्थ होता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है और एप्रोप्रिएट डेप्थ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये वाली चीज़ डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों, तो जो सीड हैं उनके अंदर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। अगर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए एक यहाँ पे सीड है, एक यहाँ पे, दोनों इकट्ठे आपने सो किए हैं, यहाँ से भी प्लांट निकला और यहाँ से भी प्लांट निकला, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन हो जाएगा ना उनके अंदर, एक दूसरे से फाइट करेंगे। वो बोलेगा मैंने न्यूट्रिएंट्स को लेना है, वो बोलेगा मैंने न्यूट्रिएंट्स को लेना है। तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जिस वजह से क्या है, ना तो ये वाला प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ना ये वाला प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। मीन्स उनके लिए सनलाइट, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे दोनों ही प्लांट्स को, जिस वजह से दोनों ही प्लांट क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी होंगे। अच्छा हमें वो क्या नहीं दे पाएंगे, अच्छे ग्रेन नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्लांट्स के अंदर, सीड्स के अंदर। अदरवाइज ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग होगी। ओवर क्राउडिंग से क्या होगा, अच्छे से उनको क्या नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से उनको ना तो सनलाइट मिल पाएगी ना वाटर मिल पाएगा। ऐसे उनके अंदर एक स्ट्रगल हो जाएगा दोनों के अंदर। ऐसे फिर वो दोनों ही अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए फार्मर्स कुछ पौधों को क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। मीन्स अगर उनको लगता है कि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रही है तो कुछ प्लांट्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मीन्स उनको निकाल देते हैं खेत में से, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। तो ओवर क्राउडिंग क्या करनी है, अवॉइड करनी होती है। हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि सोइंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो सीड क्या होने चाहिए बच्चों, हेल्दी होने चाहिए। अगर हम सोइंग के पॉइंट्स को देखें तो कौन से हमने अभी देखे, सीड होने चाहिए हेल्दी सीड्स, और इनके अंदर डिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस की हमने बात की। और उनको कवर करना है हमने सीड्स को सॉइल के साथ, और क्या अवॉइड करनी है,
ओवर क्राउडिंग, क्या अवॉइड करनी है, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से उसको वाटर, न्यूट्रिएंट और क्या मिल जाए, सनलाइट मिल जाए। तो ये था सोइंग के बारे में। अब हमारे खेत के अंदर सीड भी चले गए हैं, अब हम क्या करेंगे, टेक केयर करेंगे हमारे सीड्स की। तो उनको क्या दे प्रोवाइड करेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर चुका है, उसके अंदर से प्लांट निकल आया है, तो अब हम उसके अंदर मान लीजिए उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं ना, ताकि वो अच्छे से खाए पिए और हेल्दी सा प्लांट बने। तो प्लांट्स का खाना क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं बच्चों। तो सॉइल से जब वो न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, मिनरल्स को लेंगे, तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है, अभी हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है सोइंग के बाद है हमारे पास एडिंग मेन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। चलिए देखिए क्या है स्टेप के। नेक्स्ट है हमारा स्टेप एडिंग, थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। बच्चों, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दोनों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, आपके फर्टिलाइजर्स के बारे में और मेन्योर। तो क्या होता है मेन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स बच्चों, जो सब्सटेंसेस हम डालते हैं, द सब्सटेंसेस, ठीक है, ये कुछ चीज़ें ही होती हैं, कुछ सब्सटेंस होता है, केमिकल्स हैं, जहाँ कुछ भी है आपके पास कोई चीज़ है, मान लीजिए मेन्योर क्या है, कुछ सब्सटेंस है विच आर एडेड, जो हम ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, सॉइल के अंदर, विच आर एडेड टू द सॉइल। क्यों ऐड करते हैं, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। जो सब्सटेंस सॉइल के अंदर ऐड किए जाएंगे, क्यों ऐड करते हैं, ताकि प्लांट्स की क्या हो, हेल्दी ग्रोथ हो, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो हमारे पास उसको बोलते हैं मेन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। ये मेन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, सॉइल को क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। तो हमारे पास क्या ज़रूरत हो जाती है एडिंग मेन्योर करने की, या फर्टिलाइजर्स हम क्यों ऐड करते हैं बच्चों। आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड्स के अंदर कॉन्टिन्यू क्या करते हैं, कल्टीवेशन, एक क्रॉप लगाई देन फिर नेक्स्ट लगा ली, देन नेक्स्ट लगा ली, ऐसे ही क्या करते हैं, हर साल सेम क्रॉप्स लगाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फील्ड के अंदर वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए, ठीक है ना, कोई ये फील्ड था, यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, सारे न्यूट्रिएंट्स को खा लिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूट्रिएंट्स इन्होंने ये सारे यूज़ कर लिए, अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जब आप कोई और क्रॉप लगाते हो तो उससे क्या होगा, उनको अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, कम है न्यूट्रिएंट्स, तो रिप्लेनिश करना पड़ता है ना। अगर आप एक बार देखो खाना खा लिया है तो दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। सेम वे ऐसे सॉइल के अंदर एक बार न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो चुके हैं तो दोबारा से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हैं ना, ये यूज़ किए जाते हैं रिप्लेनिश करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर। क्लियर। क्योंकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं। अगर खाली छोड़ देंगे ना फिर क्या होगा, अपने आप नेचुरली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे, हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में भी देखा था कि कई बार वहाँ के उसके अंदर जो भी इंसेक्ट होते हैं या उसके अंदर कोई डेड प्लांट्स होते हैं वो अपने आप वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके अंदर मिक्स होके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत को खाली छोड़ते ही नहीं है, जिस वजह से क्या है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। कॉन्टिन्यू क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करने की वजह से ऐसे होता है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया तो उसका सल्यूशन भी तो है ना हमारे पास। तो उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, मेन्योर ऐड कर सकते हैं। मेन्योर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रिपेयर करते हैं फार्मर्स। कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मेन्योर, तो आपको पता है कि जो भी कूड़ा करकट होता है, जैसे आपका घर के वेजिटेबल पील्स हैं, जो एनिमल का जो वेस्ट है, एनिमल डंग वगैरह है, गोबर वगैरह होता है, आपने देखा है ना, क्या करते हैं फार्मर, उनको किसी खड्डे के अंदर डंप कर देते हैं, कुछ
फ्यू मंथ्स के लिए छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मेन्योर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है ना, जो कूड़ा करकट होता है वहाँ से खाद बनती है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट है, इसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो एक्शन करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, इसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन्योर के अंदर। जो ये वाली मेन्योर होती है फिर फार्मर इसको यूज़ करते हैं अपने फील्ड के अंदर। ऐसे ही दूसरा मेथड है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रीज में बनते हैं, कुछ केमिकल्स की हेल्प से फर्टिलाइज़र बनाए जाएंगे। उनको आप देखोगे कि वो पैकेट्स में आती हैं, मार्केट में पैकेट्स आते हैं फर्टिलाइजर्स के, ऐड कर देते हैं सिंपल सॉइल के अंदर, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे से दाने दाने से भी होते हैं, इनके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी आते हैं ना ये फर्टिलाइजर्स, ठीक है। वो पैकेट्स के अंदर आते हैं, फार्मर उनको परचेज करते हैं और ऐसे अपने फील्ड के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से मेजर हमारे पास फर्टिलाइजर हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूरिया के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, यूरिया है बच्चों, ऐसे अमोनियम सल्फेट है, जो अमोनियम सल्फेट, आप इनके नेम क्या कर लो, याद कर लेने आपने, क्लियर। उसके बाद है हमारे पास फॉस्फेट है, इनके नेम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो अंडरलाइन कर लो, आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं नेम ऑफ द फर्टिलाइजर। पोटाश है, या एनपीके है, एनपीके की फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। के जो सिंबल है ना ये पोटाशियम का होता है बच्चों, तो नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, क्लियर, फॉस्फोरस, एंड के इज फॉर पोटाशियम, पोटाशियम, क्लियर। तो ये कुछ हमारे पास मेजर जो फर्टिलाइजर है जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो इनके नेम आप याद कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, हाई यील्ड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इनको एक्सेस में यूज़ करते हैं, कई बार ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, कम फर्टाइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है सॉइल। मीन्स हम तो डाले थे कि वो अच्छे से उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, तो क्या किया, कुछ फार्मर था उसने सोचा कि मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दूं तो ज़्यादा अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होगी। नहीं बच्चों, एक्सेस में अगर आप खाना भी खा लोगे ना तो पेट दुखने लग जाएगा। कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी तो वो हार्मफुल होगी। तो ऐसे ही अगर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल दिए हैं तो वो क्या कर देंगे, सॉइल को अनफर्टाइल बनाएंगे, अच्छा नहीं बनती है सॉइल, ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर्स को छोड़ के ऑर्गेनिक जो हमारे पास मैन्योर है, जो घर में बनी है, फार्मर्स ने खुद बनाई है, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्रॉप रोटेशन का मेथड, एक तो मैन्योर यूज़ की जा सकती है ताकि हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़े ही ना, और क्रॉप रोटेशन की जा सकती है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपने एक साल वीट लगाया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर नहीं लगाना है वीट, कोई और क्रॉप हम यहाँ पे लगाएं, ठीक है, ताकि जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए। अगर आप एक ही क्रॉप लगाते रहोगे बार 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 बार, उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। आपने क्रॉप रोटेशन करनी है, उस फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सी क्रॉप लगानी चाहिए ताकि क्या हो, रिप्लेनिश हो जाए। तो आपको पता होगा कि जो पुराने समों में नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, लेग्यूम प्लांट्स को लगाते थे, लेग्यूमिनस प्लांट्स को। क्या होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, अभी हम बताएंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो वाले प्लांट जिनको फलियां लगती हैं, ऐसे मान ली कोई प्लांट है ना, उसको ऐसे फलियां लगे, जो हमारे पास पल्सेस होती हैं, ठीक है, जैसे मटर की फलियां होती हैं, आपने देखा होगा। मोस्टली जो पल्सेस होती हैं ना, इनका जो फ्रूट है वो क्या होता है, वो होता है फलियां, लग्यूम, लग्यूम होता है, फली को बोलते हैं जो लगती है ना इसके अंदर। तो बच्चों इनकी जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं रूट्स। हमने क्यों लगाया है इस प्लांट को अभी मैं बता रही हूँ। इनके जो रूट्स होती हैं ना, इनके ऊपर होते हैं ऐसे नेड्यूल्स होते हैं, नेड्यूल्स।
और इन नोड्यूल्स के अंदर होते हैं कुछ बैक्टीरिया जिसका नेम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हम क्लास 7th में भी पढ़ के आए हैं बच्चों। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन, आपको पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, तो ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और प्लांट को दे देते हैं। क्लियर। तो प्लांट को हमने अभी देखा था ना, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो जो ये वाले प्लांट्स हैं ये क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी है, उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। इन प्लांट्स को लगाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो क्या करते हैं, ऐसा जो सिस्टम है इसको ग्रीन मेन्योर का नाम दिया जाता है। क्या करते हैं फार्मर्स, अपने खेत के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगा देते हैं। जैसे वो प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से इतने, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने खेत के अंदर ही वो मिक्स कर देते हैं, ताकि उसके अंदर ये सारी रूट्स मिक्स हो जाएं, उसके अंदर डिकम्पोजिशन हो अच्छे से। जब वो मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएंगे ना, बैक्टीरिया उनको खा जाएंगे और उनको मेन्योर बना देंगे, तो देखो आपको जो आपकी सॉइल है ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं ग्रीन मेन्योर। तो ये मेथड बहुत बेस्ट मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जब आप कोई भी क्रॉप लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है, बहुत हाई यील्ड होने वाला है। तो ये मेथड है हमारे पास कि कैसे हम जो अवॉइड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, आप अपनी सॉइल को अनकल्टिवेटेड भी छोड़ सकते हो, कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, उसके अंदर कोई भी क्रॉप नहीं लगानी है। तो ये कुछ मेथड है। तो हमारे पास फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या डिफरेंस रहा, अभी हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना बच्चों, अगर हम मेन्योर और फर्टिलाइजर को देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखेंगे, आपकी बुक में भी गिवन है। तो ये होता है ऑर्गेनिक, इसको बनाया जाता है प्लांट्स का वेस्ट हो या एनिमल्स वेस्ट से बनाया जाता है ना। तो दूसरे पास से अगर हम देखें दूसरी साइड, तो वो क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये केमिकली होते हैं, बिल्कुल केमिकल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक हो गया, मीन्स जो नेचुरल ना हो, ठीक है ना। केमिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक, और इसको कहाँ पे बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मेन्योर जो होती है ये सॉइल का टेक्सचर जो है वो भी इम्प्रूव करती है, सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करती है, और क्या बनाती है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करती है। ये क्लियर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र नहीं करेंगे। फर्टिलाइज़र ना कोई टेक्सचर को उसको इम्प्रूव करेंगे, ना उसके अंदर कोई ह्यूमस ऐड करेंगे, ना ही उसकी कोई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या बनाएंगे, सही बनाएंगे। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे इनके अंदर, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक है, मेन्योर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने पहले ही बता दिए। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो होती है ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, इसको फैक्ट्रीज में केमिकल यूज़ करके बनाया जाता है। क्लियर। चले अब है नेक्स्ट हमारे पास। तो चलो अभी हमने बच्चों, हमारे न्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं सॉइल के अंदर, प्लांट्स को मिल गए हैं न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है, आपको पता है। तो कौन सा मेथड है हमारे पास, इरिगेशन मेथड है। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, इतनी रेन होती है कि वहाँ पे उनको आर्टिफिशियली पानी देना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो वाला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन। इरिगेशन होता है पानी देना, सॉइल को वाटरिंग करना। तो हमारे पास एक मेथड है रेन फेड मेथड। रेन फेड क्या होता है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा रेन है, जैसे असम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो पूरी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, पूरी किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेन के ऊपर डिपेंड होती है। पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है खेत में। तो दूसरा मेथड है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन जो मेथड है ना, ये है आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल वाटरिंग सिस्टम है। ये आर्टिफिशियल वाटरिंग सिस्टम है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, खेतों के अंदर पानी देते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं होती है,
ठीक है। तो क्या होगा, हमें उनको पानी देना पड़ता है। तो आर्टिफिशियली जब पानी देते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं इरिगेशन। तो रेन फेड वाला इरिगेशन नहीं है। क्लियर। तो आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ से पानी दिया जाता है। रेगुलर जो हम पानी देते हैं खेतों को रेगुलर इंटरवल पे, टाइम टू टाइम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इरिगेशन। वाटर सप्लाई करना प्लांट्स को टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे। ये नहीं भी एक बार पानी देके अब भूल ही गई क्रॉप्स को, ऐसा नहीं होगा। टाइम टू टाइम पानी देना होगा ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। ठीक है ना बच्चों। तो कौन कौन से मेथड है, कहाँ कहाँ से पानी देते हैं लोग, आपको पता है कि वेल से निकालते हैं पानी, रिवर से, पॉन्ड है, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, ऐसे ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं लोगों के खेतों के अंदर। तो कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जहाँ से पानी दे सकते हैं खेतों को, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है ना। और कहाँ से देते हैं बच्चों, रिवर्स होते हैं, लेक्स हैं, ठीक, पॉन्ड्स हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी दिया जा सकता है खेतों को, कैनाल्स में से। तो यहाँ से पानी खेतों तक पहुँचाना है तो कौन कौन से सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड है इरिगेशन के, तो वो हम देखने वाले हैं अभी डिटेल में। तो हमारे पास सबसे पहले है ट्रेडिशनल मेथड। पुराने समय में क्या कैसा सिस्टम चलता था, पानी कैसे दिया जाता था खेतों को, कैसे इरिगेशन की जाती थी, इरिगेशन। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो वो क्या था, ट्रेडिशनली कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले है मोट को हम बोलते हैं पुली सिस्टम। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये सिस्टम चलते थे। पुली सिस्टम है, उसके बाद चेन पंप वाला सिस्टम है, चेन पंप है, ठीक, उसके बाद डकली है एंड राहत। तो ये ट्रेडिशनल पुराने समयों में ये वाले सिस्टम यूज़ किए जाते थे इरिगेशन के। अभी भी कुछ इलाकों में चलता है ये काम जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी नहीं है। मोट में क्या था, मान लीजिए ये कोई वेल है, ठीक है, वेल था, तो यहाँ पे क्या किया जाता था, ऐसे पुली सिस्टम है ना, यहाँ पे एक पुली लगती थी, गोल सा सर्कल, तो इस सर्कल में ऐसे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बकेट है, ऐसे बकेट नहीं होती थी, एक से ना पूरा बैग सा होता है उनके पास, मोट जैसे बहुत हैवी सा बड़ा सा बैग होता है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा पानी आएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको अंदर गया, वहाँ से पानी फिल किया, तो अब हमने इसको खींचना है, इस रोप को। तो क्या किया जाता है, एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं इसको खींचने के लिए। तो यहाँ पे एनिमल से ये रस्सी बांधेंगे, जैसे जैसे एनिमल इधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे रेस करके पहले इसको थोड़ा सा खींचेंगे, पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा ना, जैसे खींचेंगे ऐसे एनिमल्स जा रहे हैं, इनको खींच रहे हैं। यहाँ एनिमल बनाए, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल, 3-4 की हेल्प से इनको खींचा जाएगा ना, बहुत हैवी होता है वो बैग पानी का, ठीक है। ऐसे वो जाएंगे, रन करेंगे, जितना ज़्यादा जाएंगे तो पानी ऊपर आ गया, ऊपर आएगा तो यहाँ पे पकड़ के इसको वो क्या कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इधर को पानी जा रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर देना, उसको खाली कर देना है, फिर अंदर छोड़ देना है। ऐसे करके वो क्या करते हैं, मोट सिस्टम से या पुली सिस्टम से क्या करते हैं, पानी को निकाला जाता है। तो ये था हमारे पास मोट सिस्टम। तो उसके बाद है चेन पंप। चेन पंप भी थोड़ा सेम ही होता है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। पुली तो देखो ऐसे, चेन पंप ऐसे वेल है, ऐसे क्या लगा हुआ है, ये पुली लगी है इसके ऊपर, ऐसे मान लीजिए ये है। तो क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए ना अलग से एक और पुली लगाएंगे यहाँ पे, इसको घुमाते हैं, इसको हैंड से घुमाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कप सा लगा होता है इसके ऊपर पानी को निकालने के लिए, जैसे ही आप इसको घुमाओगे, ऐसे ये घूम रहा है, ये इसके ऊपर जो बेल्ट सी होती है वो भी घूमेगी, ऐसे इसके अंदर पानी है बच्चों, जैसे घूमा, ये अंदर गया, कप यहाँ से फिल हुआ, पानी फिल होके ये ऊपर आया, ठीक है ना, ऊपर आया, यहाँ पे उन्होंने ये बनाया होगा जहाँ पानी उसने गिरना है, जैसे ये इधर गया, पानी क्या हुआ, निकला और ऐसे चला गया खेत में, ठीक है। ये था हमारे पास चेन पंप सिस्टम। इसको लेकिन रन करना पड़ेगा हैंड से, ठीक है ना, ऐसे घुमाएंगे तभी ये घूमेगी चेन। क्लियर। तो ये है हमारे पास कौन सा सिस्टम, चेन सिस्टम। उसके बाद आ गया है कौन सा, ढकली सिस्टम। ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो इसको भी क्या करेंगे, मान लीजिए कोई वेल है, ठीक है ना,
ऐसे ही ना इसको एक लॉग, ऐसे कोई डंडा सा लेना है, यहाँ पे हैवी सा, उसके ऊपर वेट रखना है और यहाँ पे उसको क्या बांधनी है, एक बकेट। यहाँ इसको ऐसे ऊपर चक्को, आप उठाओ ऐसे, मान लीजिए आपने इसको ऐसे उठाया, ऐसे उठाया ऊपर, तो क्या होगा, वो अंदर गई, बाल्टी पूरी भर गई है पानी से। अब उसको ऐसे दबाएंगे नीचे, ऐसे जैसे हैंड पंप काम करता है आपका। ऐसे आपने पहले उसको ऊपर चुका, बाल्टी ऐसे नीचे चली गई, ऐसे करोगे तो ऐसे चली जाएगी। कैसे करेंगे, ऐसे एक हैंड पे ऐसी बाल्टी है ना, तो यहाँ पे हैवी है, ऐसे आपने जब इसको ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया, ऐसे किया तो ऐसे हो गया। जब ऐसे उठाया तो पानी भर गया उसके अंदर बकेट के, जैसे ही भरा आपको पता लग जाएगा ना, हैवी हो जाएगा वो, ऐसे उसको दबा देना है तो पानी ऊपर आ गया, उसको निकालो और आपके खेत में छोड़ दो। तो ठीक है, ये सारा सिस्टम पानी को क्या करना है, निकालने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप वेल्स में ही लगाओ, रिवर्स में से, लेक्स में से भी ये निकल सकता है इस सिस्टम से पानी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास राहत सिस्टम। ये तो आपने देखा भी होगा, पंजाब में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता था पहले। तो ऐसे बहुत बड़ा सा क्या होता है, पुली सी होती है, ऐसे वेल के अंदर ये लगा होता है, इसके ऊपर भी ऐसे चेन ही होती है बच्चों, ठीक। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कप से लगे होते हैं, इसको टिंडा वाला खो भी बोलते हो आप, सुना भी होगा आपने इसके बारे में। इसके ऊपर ना लगे होते हैं पूरे सर्कल के ऊपर ऐसे सारे। तो जैसे ही इसको रन करते हैं एनिमल्स, इसके ऊपर ना ऐसे पाइप सी होती है, ऐसे एनिमल्स उसको घुमाते हैं एक साइड में, आपको देखोगे डायग्राम गिवन है। जैसे वो एनिमल घूमेगा, ये वाला सर्कल भी घूमेगा, जैसे ये घूमा तो ये सारे कप नीचे गए, चेन के साथ चिपके होते हैं, वो ऐसे भर के आएंगे पानी सारा। ऐसे ही जैसे ही उल्टे हुए, इधर सारा पानी एक्सपेल कर देंगे, इधर सारा पानी चला गया आपका। तो ऐसे ही ये सारा सिस्टम ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन बच्चों ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी बहुत है, वेस्टेज ऑफ लेबर भी बहुत है, तो ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल तो चलो इलेक्ट्रिकल पंप आ गए हैं, फटाफट से वो पानी को निकालते हैं, ट्यूबवेल्स को चलाते हैं और फटाफट से इरिगेशन की जाती है। तो हमारे पास कौन से सिस्टम है, मॉडर्न मेथड कौन सा है इरिगेशन का, ठीक है। तो ये वाले जो मेथड होते हैं ना, ये कंजर्वेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ये पानी को सेव करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आजकल पानी की कमी हो रही है ना, हम देखते हैं सुनते हैं कि पानी बहुत कम है, तो हमने वाटर को सेव करना है। तो कौन से मॉडर्न मेथड हैं ताकि हम खेतों को इरिगेशन भी कर सकें अच्छे से और वाटर भी सेव हो, तो वो है हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। कौन सा है बच्चों, ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल मेथड में क्या होगा, ऐसे मेन सप्लाई है, मान लीजिए यहाँ बड़ी सारी पाइप आ रही है, इधर पंप वगैरह लगा हुआ है, पानी को खींच रहा है, कहीं से भी खींच रहा हो, वेल से निकाला, ट्यूबवेल से, कहीं से भी आ रहा पानी, ये आया। तो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है, पूरा मान लो फील्ड के अंदर ना ऐसे पाइप्स लगी हैं मान लीजिए, और इनके ऊपर ऐसे ही एक फुहारे से होते हैं ना, हर एक ऐसे लगे हुए हैं सारे खेत के अंदर ऐसे फुहारे से, इसके ऊपर एक नोज़ल लगी हुई है। जैसे ही पानी आया सारी पाइप्स में, तो ये वाली नोज़ल ऐसे घूमती है, ऐसे घूमेगी प्रॉपर, ऐसे नोज़ल लगी हुई है इसके ऊपर, ऐसे गोल सा है, ऐसे पानी इसके ऊपर गया, ऐसे वो घूमेगी तो पानी भी चारों डायरेक्शन में फैल जाएगा, ऐसे गिरेगा पानी, जैसे फुहारा चलता है, फाउंटेन्स चलते, ऐसे ही पानी को वो क्या करेगा, स्प्रिंकल करेगा खेतों में। तो इससे क्या है, प्रॉपर इरिगेशन होती है और वाटर भी कम यूज़ होता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है ना, तो इससे क्या होगा, वाटर सेव होगा। तो ये वाला जो सिस्टम है कहाँ पे बेस्ट चलता है, लॉन्स के अंदर और कॉफ़ी प्लांटेशन में और बहुत सारी और जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे ये सिस्टम जो है बेस्ट सिस्टम होता है इरिगेशन का। मीन्स यहाँ पे एक क्या लगी है, पाइप लगी है और उसके ऊपर एक नोज़ल है जो घूमती है, रोटेट करती है, गोल गोल घूमेंगी तो पानी भी ऐसे पूरे खेत में वो फैला देगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन देखिए कैसे चलता है, सेम ड्रिप इरिगेशन भी ऐसा ही है। ड्रिप इरिगेशन भी ऐसे एक मेन पाइप आएगी, ऐसे खेतों में पाइपें बिछानी है पूरे खेत में। एक बार आपने ये सारा सिस्टम कर लेना, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट लगा था, ठीक है, ट्रीज़ के लिए, मोस्टली ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, ट्रीज़ के लिए, फ्रूट प्लांट्स के लिए। तो ये वाली जो पाइप्स हैं ये कहाँ पे खुलती हैं, जहाँ पे वो ट्री लगा हुआ है। ओपन कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे ये ट्री लगा था,
ठीक है, मान लीजिए ये खुल गई है यहाँ पे, चले ठीक है, इधर गया पानी और यहाँ पे खुली, चले अब ये पानी आया, इधर गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे खुला पाइप, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे सिर्फ रूट्स में ही पानी क्या है, गिरता है जाके, रूट्स में ही पानी ओपन होगा, बाकी कहीं पे भी पानी की ओपनिंग नहीं है। तो एक तो पर्टिकुलर प्लांट को पानी मिल रहा है, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे पानी पहुँचता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, सेव होगा वाटर। जहाँ पे है ही नहीं ट्री वहाँ पे पानी देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे कोई ट्री नहीं है तो पानी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रीज तो यहाँ पे लगे हैं, तो यहाँ पे सीधे ही पाइप आपने छोड़ने हैं, खोलने हैं जहाँ पे ट्रीज को लगाया गया है। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ड्रिप सिस्टम, ये फ्रूट प्लांट्स के लिए और ट्रीज के लिए, मेनली ट्रीज के लिए यूज हुआ। क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स तो कितने होते हैं खेत में, तो हर एक प्लांट को थोड़ी इतनी पाइप्स लगाएंगे हम। जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, क्योंकि उनके अंदर डिस्टेंस भी बहुत होता है ना, बड़े बड़े ट्रीज़ लगाए, फ्रूट के तो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम बेस्ट सिस्टम होता है बच्चों, ड्रिप सिस्टम। तो ये था हमारे पास इरीगेशन के मैथड्स, कौन कौन से इरीगेशन मैथड हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो अभी चलो खेत के अंदर पानी भी बहुत था, तो उससे क्या हुआ, आपके जो प्लांट्स हैं अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के साथ उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी आ गए हैं ना जो हमें पसंद नहीं है। मान लीजिए आपने तो ये वाला प्लांट लगाया था, लेकिन वहाँ पे कोई और ही प्लांट आ गया है, मान लीजिए ऐसा थोड़ा डिफरेंट सा बना लेंगे, एक ये वाला प्लांट ग्रो कर गया है, इसको बोलेंगे वीड। ये था अनवांटेड प्लांट, हमें नहीं चाहिए ये वाला प्लांट, ये अनवांटेड है। तो ये क्या करेगा, वही बात हो गई, ये तो ओवर क्राउडिंग भी करेगा, और वहाँ उसको, हम तो इस प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहे थे, हम इसको वाटर दे रहे थे, हम इसको खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे, लेकिन ये वाला भी क्या करा जा रहा है, वो वाले न्यूट्रिएंट्स को खाई जा रहा है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये वाला प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या करना है, इनको रिमूव करना है बच्चों। तो रिमूवल ऑफ जो वीड्स हैं, इनको बोलते हैं वीड प्लांट। रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हो आप, वीडिंग, इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग होता है जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं, उस चीज़ को वीडिंग बोलेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि अगर आप वीड्स को रिमूव नहीं करोगे तो हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वीड्स भी क्या करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे इनको रिमूव करते हैं, हम कैसे निकालेंगे खेत में से, हाथ से भी निकालो, ऐसे फड़े पकड़ा और ऐसे निकाला, अपरूटिंग कर दी, या फिर खुरपी यूज़ करते हैं इसके लिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा टूल है, ऐसे खुरपी आपने देखी होगी, ऐसी होती है ना, ऐसे पकड़ा, ऐसे उसको निकाला खुरपी से और उसको बाहर निकाल के रख दिया खेत में से। तो ये होती है खुरपी से यूज़ करते। या फिर और कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड है, केमिकल यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स हैं हमारे पास, कुछ केमिकल्स हैं हमारे पास मार्केट में अवेलेबल, जैसे 2,4-D और भी बहुत सारे हैं जो यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, तो किल करने के लिए। या जैसे आप इनको खेत में डालोगे ना तो क्या होगा, सारे वीड्स मर जाएंगे, लेकिन आपकी क्रॉप को कुछ नहीं होगा, क्रॉप पे ये अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वीड्स को अफेक्ट करेंगे। क्लियर। तो कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे ये केमिकल्स हैं, जैसे आप इनको खेत में स्प्रे करोगे तो जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली अपना फेस क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, अदरवाइज ये केमिकल क्या है आपके अंदर जा सकते हैं सांस के थ्रू, और आपको क्या है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, फार्मर्स को क्या करना चाहिए, जैसे वो स्प्रे करते हैं किसको, वीडीसाइड को, पानी में घोल लेते हैं ना ऐसे, तो ऐसे पूरा स्प्रे करते हैं, आपको देखा भी होगा आपने, कुछ फार्मर्स ऐसे स्प्रे करते हैं। मान लीजिए ये कोई फार्मर है, ठीक है ना, मान लीजिए ये फार्मर था, उसने क्या किया, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर वो टंकी सी लगी होती है ना, ऐसे पाइप भी होती है इसकी, ये पाइप आ रही है, ऐसे उसने इसको देखा वो स्प्रे कर रहा है, ठीक है ना, इसको पकड़ाए, ठीक, तो वो क्या करे, ऐसे खुले में फिर रहा है वो तो, ठीक है ना, उसको तो फिर चले जाएगी ये स्प्रे, तो उसको अपना फेस क्या करना है, कवर करना है बच्चों, पूरा मुंह नाक से पूरा कवर कर लेना है, ठीक है, ताकि उसके मुंह में वो ना आ जाए,
ठीक। तो ऐसे स्प्रे कर देंगे पूरा वीड्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो क्या है, ये वाला मेथड है, केमिकल मेथड है। पूरा कवर करना है फेस ताकि अंदर ना जाए वीड्स। तो चलें, अब रिमूवल भी हो गया है वीड्स का। अब है हमारे पास, आपकी क्रॉप रेडी हो गई है बच्चों, अब हमने काटनी है उसको। तो वो वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, हार्वेस्टिंग के पास पहुंच गए हैं हम। चलिए जी, हार्वेस्टिंग क्या हो गया है बच्चों, कटिंग ऑफ द क्रॉप, जब वो मिच्योर हो गई है, कटिंग ऑफ मिच्योर क्रॉप। ठीक है ना, आपकी क्रॉप रेडी है, मिच्योर है, तो उसको अभी हमने क्या करना है, कट करना है। कैसे कट करोगे, सिक्कल है हमारे पास, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कौन सी वो होती है ऐसे छोटी सी, आपने देखी भी होगी पकड़ने के लिए, ऐसे दातरी सी होती है ना, ऐसे तीखी सी होती है। ठीक है, ऐसे इसको कट करते हैं, या फिर आजकल तो मशीन से, कंबाइन से भी पूरी क्रॉप को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। चलो क्रॉप हमने कट कर ली है, तो उसमें से ग्रेन्स निकालने हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, जब हम सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स करते हैं, स्टॉक से निकालते हैं, शाफ है जो उसके अंदर, तो वो सिस्टम होता है थ्रैशिंग सिस्टम। थ्रैशिंग होता है, सीड्स को बाहर भी तो निकालना है ना। तो ऐसे ही आपने तो प्लांट्स को कट किया, इसके अंदर सीड्स हैं, तो कैसे निकालोगे, थ्रैशिंग सिस्टम है। थ्रैशिंग कंबाइन जो होती है उसके अंदर दोनों ही होते हैं, वो पहले कट भी कर देती है और आपको ग्रेन्स को भी सेपरेट करती है, थ्रेशर भी लगा होता है उसके अंदर और हार्वेस्टिंग भी। तो ये वाला आप सारा पढ़ के आए हो क्लास 6 में। थ्रैशिंग, विनोइंग भी की जाती है, जैसे मशीन है विनोइंग मशीन, उसके अंदर सारा डाल देते हैं आपकी जो ये वाला आपने हार्वेस्ट की हुई है क्रॉप, तो वो अपने आप क्या कर देती है, सारे ग्रेन्स को सेपरेट करती है, क्लीन कर देती है। ग्रेन्स को सेपरेशन के लिए विनोइंग मशीन भी यूज़ करते हैं, थ्रेशर यूज़ करते हैं। तो ये था आपके पास कटिंग ऑफ द क्रॉप। चलो इसमें ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बताया कंबाइन के बारे में, आपको भी मशीन है वो कट करती है, थ्रेशिंग भी करती है, सारा कुछ करके आपके पास ग्रेन्स आ गए। अब है हमारे पास मेन सिस्टम स्टोरेज। अभी ग्रेन तो आ गए हैं, उनको हमने संभाल के भी रखना, पूरा साल आपने यूज़ करने होते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से सुनिए कि जो ग्रेन्स होते हैं इनको हमने प्रोटेक्ट करना होता है ताकि इनके ऊपर इंसेक्ट अटैक ना करे, रैट ना इनको ख़राब करे। क्योंकि जैसे आप क्रॉप लेके आओगे तो इंसेक्ट भी देखेंगे, अरे वाह बड़ी अच्छी सी क्रॉप है, खाएं चलो, रैट्स आने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर कुछ। ठीक है, इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो उससे आपने अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना है। तो उसको अच्छे से स्टोर करेंगे हम। तो स्टोर करने से पहले आपकी बिफोर स्टोरेज क्या है, जो ग्रेन्स हैं वो क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। उनको धूप में हमने क्या करना है, सुखा लेना है, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है 14% जब तक उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रह जाता तब तक हम उसको धूप में सुखाएंगे। ऐसे छोड़ दें, ये नहीं आप लेके आए फटाफट से उसको अच्छे से बंद करके रख दिया, नहीं। अगर आप ऐसे, क्योंकि जब हम खेत में से ग्रेन्स को लेके आते हैं तो उनके अंदर कुछ मॉइस्चर होता है, उनके अंदर ग्रेन्स के अंदर, तो उनको सुखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं सुखाओगे, ऐसे गीले ही बंद कर दोगे तो क्या होगा, उनके ऊपर फंगस लग जाएगी, उल्ली लग जाएगी, उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेंगे, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। तो ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना हमने, इतना % तक जब तक नहीं रहता तो स्टोर नहीं करना है। चलिए ड्राई कर लिया है, तो कौन कौन से मेथड हैं, घर में आप कैसे स्टोर करते हो। हम गिनी बैग्स में स्टोर कर लेते हैं, कुछ बैग्स होते हैं ना हमारे पास, बोरियां जिसे हम बोलते हैं, गिनी बैग्स होते हैं, या फिर बिन्स हैं हमारे पास, ऐसे मेटालिक, ऐसे टंकियां सी घर में रखी होती है ना हमने, तो उसके अंदर भर के रख लेते हो आप। लेकिन हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे, जहाँ पे पूरे गोडाउन बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पे कैसे रखते होंगे वो इतने सारे ग्रेन्स को। तो उनके पास बेटा साइलोज होते हैं, जैसे ऐसे पूरी उनके ऊपर सिस्टम होता है, साइलोज के बड़े बड़े से टंक से होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वो भर के रखते हैं क्रॉप। तो ऐसे मशीन्स के थ्रू इनके ऊपर भरे जाते हैं, ऐसे कोई मशीन लगी होगी वो ग्रेन्स को अपने आप ऊपर रन करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ट्रक, मान लीजिए कोई ट्रक के अंदर भरा हुआ था, ऐसे ट्रक है, ठीक है, यहाँ से पूरा वो मशीन खींचेगी ग्रेन्स को अपने आप इस बिन के अंदर क्या कर देगी, फिल कर देगी। जहाँ से इसमें ऐसे जैसे आपको चाहिए, तो यहाँ इसकी नीचे आउटलेट होगा, वहाँ से निकाल लोगे।
तो ऐसे बड़े बड़े जो गोडाउन्स हैं, या तो साइलोज में उनको स्टोर करते हैं, या फिर ग्रेनरीज, उनके पास स्टोर हाउस होते हैं बच्चों, उनके अंदर वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। जब गिनी बैग्स के अंदर बड़े बड़े से गोडाउन में आपने देखा होगा भर के रखे होते हैं, तो वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करते होंगे, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। वो इन ग्रेन्स के अंदर कुछ क्या रख देते हैं, कुछ टैबलेट्स को रखा जाता है, केमिकल्स को रखा जाता है, ताकि उनके ऊपर क्या अटैक ना कर सके, रैट ना अटैक करें, इंसेक्ट ना अटैक करें, उनको फंगस ना लगे। ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसके अंदर क्या डाल देते हैं, केमिकल्स को डाला जाता है इन ग्रेन्स के अंदर, ताकि उनके ऊपर क्या है, बैक्टीरिया वगैरह और कोई इंसेक्ट वगैरह उनके अंदर ना लगे। तो ऐसे ही ये थी स्टोरेज, ठीक है ना। उसके बाद एंड में है हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल, आपका जो लास्ट टॉपिक है। आप पढ़ के आए कि आपका जो फूड है हम प्लांट से तो लेते ही लेते हैं, लेकिन एनिमल से भी तो लेते हैं फूड। एनिमल से क्या मिलता है, हमें मिल्क लेते हैं आप, और क्या मिलता है, एग है, और क्या लेंगे, फिश है, जैसे फिश लोग खाते हैं, है ना, फिश को भी खाएंगे, और मीट है, चिकन है। तो ये सारा ही फूड प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है एनिमल से। तो आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, उनको अच्छे से क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो जब रियरिंग की जाती है एनिमल्स की, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, उसको क्या बोला जाएगा, रियरिंग होता है उनके टेक केयर करना, साम करना, संभाल करना, उनको अच्छे से शेल्टर प्रोवाइड करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको शेल्टर देंगे, फूड देंगे, उनकी वैसे भी उनकी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। जो बीमार होते हैं तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं ना, फार्मर्स, देखा होगा आपने। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को, जब एनिमल्स को रखा जाता है घर में इकोनॉमिकली, जो फार्मर है अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन, जिसे हम सिंपल कह देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का नाम दिया जाता है इसको। तो फिशेस की भी रियरिंग की जा सकती है, लोग काउस को रखते हैं, गोट्स को रखते हैं, शीप्स को, कोई भी एनिमल यूज, ये नहीं के लिए ये काऊ के लिए ही है, नो, लोग शीप्स की रियरिंग करते हैं, ठीक, कोई भी एनिमल यूज़ किया जाए, चाहे फिशेस हैं, चाहे शीप्स हैं, चाहे गोट्स हैं, चाहे बफेलोज हैं, चाहे हमारे पास काउस है, कोई भी एनिमल इसके अंदर है, तो ये सारे आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। मीन्स टेक केयर ऑफ एनिमल्स जब की जाती है तो इसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो ये था बच्चों आपके पास चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि कैसे एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर 7 स्टेप्स थे, ठीक है ना, 1 करके हमने सारे डिस्कस किए। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं क्लियर है देन यू कैन आस्क। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।